हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं भारत में हुए संवैधानिक विकास जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान हुए या उसके बाद में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुए। हमने पूर्व की वीडियो में आपसे चर्चा किया था रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में। अब अगले कौन से एक्ट्स हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए। मित्रों, जब से 1760 तक जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापना चालू कर दिया, तो उसी समय से जो ब्रिटेन के दूसरे उद्योगपति थे, जो और व्यापारिक कंपनियां थी, उन सब को एक बहस का मुद्दा मिल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी थी, वो धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता की स्थापना के दौड़ में शामिल हो गई है। और वो सभी व्यापारिक घराने चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर रोक लगाई जाए। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने का। तो वो दूसरे लोग चाहते थे कि अन्य उद्योगपतियों को, अन्य व्यावसायिक घरानों को भी ये अधिकार मिले और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो समाप्त हो। उनका कहना था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ कमा रही है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके जेबों में जा रहा है, उससे ब्रिटिश सरकार को लाभ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को बढ़ा चढ़ा करके ऐसा शो करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अराजकता फैला रखे हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर संसद में गर्मा गर्म बहस होती थी। वहाँ के समाचार पत्रों और जो पत्रिकाएं थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर विशेष लेख लिखे जाते थे। तो कुल मिलाकर के ऐसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा। और यही कारण था कि रेगुलेटिंग एक्ट इसके कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। आगे चल कर के जो कानून समय समय पर बने, उन कानूनों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का शिकंजा कसता चला गया और धीरे धीरे स्थिति आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार धीरे धीरे कम होते चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण मजबूत होता चला गया। अगला कानून क्या था उस पर चर्चा करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी, इस पर एक संशोधनात्मक एक्ट पारित किया गया जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट वो आया 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या इसे कहते हैं द डिक्लेरेटरी एक्ट। चाहे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाने या उसे द डिक्लेरेटरी एक्ट के नाम से जाने। तो 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पर एक सुधारात्मक कानून पारित किया। इस सुधारात्मक कानून में क्या प्रावधान था उसको देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। इस संशोधनात्मक कानून के अंतर्गत यह प्रस्ताव लाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया था उसके दायरे में कलकत्ता में रहने वाले सभी लोग आ गए, चाहे वो इंडियन थे या ब्रिटिशर्स थे या कोई दूसरे फॉरेनर्स थे। वो सभी लोग जो कलकत्ता में रहते थे वो उच्चतम न्यायालय की न्याय सीमा के अंतर्गत रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो डिफेंडर थे, जो प्रतिवादी थे, उनके ऊपर उनका कानून लागू किया जाएगा। और भारत के लोगों के बारे में जब न्याय किया जाएगा तो भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। तीसरा क्लाज इसका था। इसके अतिरिक्त जो चौथा क्लास था एक्ट ऑफ सेटलमेंट का, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने शासकीय कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के
दायरे से बाहर हो गए। मतलब अगर शासकीय कार्य करते हुए उनके ऊपर कोई आरोप लगता है तो वो उच्चतम न्यायालय की न्याय सीमा के अंतर्गत नहीं आते। मतलब उनको दोषी ठहरा करके उन पर मुकदमा उच्चतम न्यायालय में नहीं दायर किया जा सकता था। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने समस्त सरकारी कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय की न्याय सीमा से बाहर कर लिया। 1781 के इस एक्ट ऑफ डिक्लेरेटरी के द्वारा ये एक प्रावधान किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जा सकती थी। जो प्रांतीय न्यायालय थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, तो इन प्रांतीय न्यायालयों के बाद आप अपील कहाँ कर सकते थे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। और 5000 पाउंड से अधिक के मामले किंग्स इन काउंसिल के पास भेजे जा सकते थे। ऐसे मुकदमे जिनकी माली हालत 5000 पाउंड से ऊपर होती थी, केवल वही मुकदमे किंग्स इन काउंसिल के पास ले जाए जाते थे। पहले आपने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? हमने बताया था रेगुलेटरी एक्ट में प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। केवल वही मुकदमे जो 5000 पाउंड से ऊपर के हों, जिनकी मालियत 5000 पाउंड से ऊपर हो, वही मुकदमे सीधे किंग्स इन काउंसिल के पास ले जाए जा सकते थे। ओके। अच्छा, इस एक्ट में एक और नया प्रावधान जोड़ा गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल द्वारा जो बनाया गया कानून था, उस कानून को उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं था। मतलब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कोई भी कानून बना करके उसको लागू कर सकती थी। तो ये कुछ मोटे मोटे कानून थे जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा भारत में लागू किए गए। ये एक प्रकार से रेगुलेटरी एक्ट पर एक सुधार था। इसके बाद जो एक बड़ा परिवर्तन आया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण बहुत मजबूत हुआ, वो एक्ट था 1784 का पिट इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको प्रारंभ करने वाले थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट। विलियम पिट एक युवा ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने इस कानून को पारित किया, तो इसलिए इस कानून को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, 1784 में लागू किया गया। इस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण मजबूत हो गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। इस एक्ट में क्या प्रावधान थे और इस एक्ट को क्यों लाया गया था, इसको विस्तार से सुनिए। इस एक्ट को लाने का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उस पर नियंत्रण लगाना, रेगुलेटरी एक्ट के दोषों को दूर करना। जो पिट का इंडिया एक्ट लाया गया, इसका उद्देश्य पहला तो रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करना, न्याय का शासन स्थापित करना और ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रभाव को स्थापित करना था। तो तीन उद्देश्य, कंपनी के प्रभाव को स्थापित करना, न्याय का शासन स्थापित करना और रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करना। इसको ध्यान में रखेंगे। इस एक्ट के प्रावधान क्या थे? इस कानून के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठनात्मक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इंग्लैंड में की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। ओके, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सैन्य संबंधी और राजस्व संबंधी इन मामलों पर नियंत्रण लगा सकती थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके लिए? नागरिक मामले, सैन्य संबंधी और राजस्व संबंधी
इन मामलों पर नियंत्रण लगाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना ब्रिटेन में की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर होते थे, 6 सदस्य होते थे। इन 6 सदस्यों में से जो एक सदस्य होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा सदस्य इसका ब्रिटिश वित्त सचिव, चांसलर ऑफ एक्सचेकर वित्त सचिव होता था, और 4 मेंबर प्रिवी काउंसिल के होते थे। प्रिवी काउंसिल के होते थे। तो इस तरह ये 6 मेंबर होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये 6 मेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए रखे गए थे, और इनकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा होती थी तथा इनका वेतन भारत के खजाने से जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा कि इनकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा होती थी, जो ब्रिटेन के सम्राट होते थे उसके द्वारा, और वेतन इनका जाता था भारत के कोष से। ओके, ये व्यवस्था थी। तो इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक संस्था बना दी गई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। इसके अतिरिक्त कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति बनाई गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो निर्णय लेता था वो डायरेक्टर्स की जो गुप्त समिति थी उसको भेजता था, और वो गुप्त समिति भारत स्थित गवर्नर जनरल को आदेश देती थी, और उस तरह ही गवर्नर जनरल भारत में शासन चला सकता था। मतलब गवर्नर जनरल अपने कार्यों के लिए, अपनी नीतियों के लिए स्वतंत्र नहीं रह गया। डायरेक्टर्स भारत का शासन चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं रह गए। जैसा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य निर्णय लेते, उस निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य गवर्नर जनरल को सूचित करते और गवर्नर जनरल उन नियमों को भारत में लागू करता। ये व्यवस्था थी। तो 3 डायरेक्टर्स की एक ऐसी सीक्रेट कमेटी बनाई गई, गुप्त समिति बनाई गई, और वो दिशा निर्देश कहां से प्राप्त करती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य भारत के लिए कोई कानून बनाते थे, पहले उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास प्रस्तुत करना पड़ता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य उस कानून में संशोधन कर सकते थे, उस कानून को नया बना सकते थे, या उस कानून को रद्द भी कर सकते थे। इतनी पावर थी। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक प्रकार से होल सोल था। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कानून को रद्द कर सकता था, परिवर्तन कर सकता था, सुधार का प्रस्ताव दे सकता था, या अपना नया कानून बना करके भी लागू कर सकता था। ओके, तो इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बहुत एम्पावर कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत के लिए कोई कानून बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के भी बना करके भेज सकता था। 1784 में जो ईस्ट इंडिया एक्ट आया, इसके द्वारा जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उन दोनों गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर के अधीन ला दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों के जो गवर्नर्स थे, ये किसके अंडर में आ गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये इसके अंडर में आ गए। याद करिए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में प्रशासन को संचालित करने के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई थी। पिट इंडिया एक्ट के द्वारा उसमें एक सुधार किया गया। जो गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद थी, उसको 3 सदस्यीय कर दिया गया। भारत में गवर्नर जनरल जो बंगाल में होता था,
उसकी 4 सदस्यीय परिषद थी पहले, अब उसमें कितने सदस्य रह गए? 3 सदस्य। होता क्या था कि गवर्नर को बहुमत के आधार पर काम करना पड़ता था। गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार दे रखा था, रेगुलेटरी एक्ट में आपने पढ़ा है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसमें गवर्नर के कार्यों में रोड़ा पड़ जाता था और गवर्नर चाह करके भी शासन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाता था। इस चीज को दूर करने के लिए 3 सदस्य कर दिए गए। अब ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल को अगर किसी एक सदस्य का भी सहयोग मिल जाए तो वो अपना निर्णायक मत का प्रयोग करके अपनी नीतियों को लागू कर सकता था। तो 3 सदस्यीय परिषद बना दी गई। ओके, इस तरह गवर्नर को कुछ मामलों में अधिक अधिकार दे दिया गया जिससे कि वो अपने अनुसार शासन को संचालित कर सके। लेकिन पूरी तरह से अभी भी उसको स्वतंत्रता नहीं मिली, बहुमत के आधार पर ही उसको काम करना होता था। ये स्वतंत्रता जाकर के उसको 1793 के एक्ट द्वारा मिली, जब गवर्नर को बहुमत को अनदेखी करने का और अपने सदस्यों के निर्णयों को न लागू करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो पूरी तरह से गवर्नर इन सदस्यों के प्रभाव से कब आजाद हुआ? 1793 में। ओके, 1784 में गवर्नर को थोड़ी सहूलियत जरूर मिल गई जो पहले रेगुलेटरी एक्ट में नहीं थी। इस बात को समझिएगा। पिट इंडिया एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया था, व्यापारिक कार्य अलग, राजनीतिक कार्य अलग। तो जो राजनीतिक कार्य थे उनके ऊपर तो कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिया गया, जिसमें नागरिक, सैन्य संबंधी, राजस्व संबंधी सभी अधिकार आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहे। तो एक प्रकार से इस कानून के द्वारा भारत में दोहरी सरकार की स्थापना हो गई। व्यापारिक कार्य तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी और जो दूसरे राजनीतिक कार्य थे उसके ऊपर नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापित हो गया। और यह व्यवस्था 1858 तक चलती रही। तो 1784 के इस कानून के द्वारा भारत में दोहरी सरकार की स्थापना हो गई। इसको ध्यान रखना। ये मुख्य प्राविधान थे। विलियम पिट का जो ये कानून था जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं, इसका महत्व क्या था जरा इस बात को समझिए। पिट के इंडिया एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी का जो भारत स्थित राज्य था उसको अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत मान लिया गया। पहले भारत का जो राज्य था वो कंपनी का राज्य कहलाता था। अब कंपनी का राज्य ना होकर के उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण हो गया। तो एक प्रकार से कंपनी के राज्य के ऊपर ब्रिटेन का शासन स्थापित हो गया और इस प्रकार भारत के उस हिस्से को ब्रिटिश राज्य का हिस्सा मान लिया गया। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर की जो 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थी उस परिषद का एक मेंबर जो मुख्य कमांडर होता था, मुख्य सेनापति होता था, वो रखा गया। अर्थात जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 3 सदस्य थे, उन 3 सदस्यों में से एक मुख्य सेनापति हमेशा के लिए नियुक्त हो गया। और इस एक्ट का क्या प्रावधान था? इस एक्ट के अंतर्गत एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि जो गवर्नर होते थे वो अपनी इच्छा से ना तो कोई युद्ध कर सकते थे, ना किसी देशी शासक के साथ कोई ऐसी गारंटी या प्रत्याभूत संधि कर सकते थे जैसे अवध के साथ संधि की गई थी या कर्नाटक के साथ संधि की गई थी। ऐसी संधियों को समाप्त कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के ना किसी के साथ संधि कर सकता था, ना युद्ध कर सकता था। कोई भी जो युद्ध का अभियान गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना करने में सक्षम नहीं रह गया। तो ये इसका महत्व था। अल्बर्ट ने कहा कि विलियम पिट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान में बिना भारी परिवर्तन किए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय राज्य पर ब्रिटिश राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो ये था
फिट्स इंडिया एक्ट। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करेंगे।